हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन 250 या 500 mg टैबलेट के बारे में, जो कि एक एलोपैथिक मेडिसिन है। तो इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी डिटेल्स, फिर क्लासिफिकेशन, फिर यूज़, डोज, ओवरडोज और मिस डोज, मोड ऑफ एक्शंस की ये कैसे काम करती है, फिर सारी प्रिकॉशंस, सावधानियाँ, कॉन्ट्राइंडिकेशंस और फिर ड्रग इंट्रैक्शंस यानी कि किस दूसरी मेडिसिन के साथ आप इसको नहीं ले सकते, फिर साइड इफेक्ट और लास्ट में इसके प्राइस के ऊपर हम बात करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो के साथ, जिससे आपको एजिथ्रोमाइसिन के ऊपर किसी भी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता ना पड़े। जान लेते हैं इसकी डिटेल्स। फ्रेंड्स, ये एक एलोपैथिक मेडिसिन है, ये एक एलोपैथिक मेडिसिन है, एक एंटीबायोटिक है। एलोपैथिक की एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। एंटीबायोटिक मतलब बैक्टीरिया या बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को रोकने अथवा ख़त्म करने वाली मेडिसिन होती है। ये जेनिक नेम और ब्रांड नेम जैसे एजिटोप या जेडी नाम से आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। छोटे बच्चों के लिए इसका सस्पेंशन भी आता है और ये साल्ट इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। ये एजिथ्रोमाइसिन जो है, ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स नाम के एक मेडिसिन, एक ड्रग ग्रुप से बिलोंग करती है। देख लेते हैं इसके यूजेस। इसका मेनली यूज़ बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए या ट्रीट करने के लिए किया जाता है। बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन जैसे कि टाइफाइड फीवर जो होता है, वो साल्मोनेला नाम के एक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए भी इस मेडिसिन का लाभ देखा जाता है। इसी तरह कोई चोट लग गई है या उस चोट वाली जगह पर जो आपका घाव है उस पर कोई इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पर बहुत कम होता है घाव पर, और जो है घाव वाले उस एरिया में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने में इसके रिजल्ट कम देखे जाते हैं। और इससे अलग बाकी रेस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। नमूनिया में इसका यूज़ किया जाता है। नमूनिया जो होता है, एक लेजियोनेला नमूनिया होता है, एक माइकोप्लाज्मा नमूनिया होता है। इन दोनों में ही इसका यूज़ किया जाता है। और इससे अलावा नॉन गोनोकोकल अर्थराइटिस में इसका यूज़ किया जाता है। क्लेमाइडिया इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। सर्विसाइटिस में, ब्रोंकाइटिस, थ्रोट इन्फेक्शन, टोन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, स्किन इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एसटीडी जिसको बोलते हैं, और ईयर इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, साइनस इन्फेक्शन, साइनसाइटिस जिसको बोलते हैं, जिस साइनस में सूजन हो जाती है, उस तरह में इसका यूज़ किया जाता है। और भी कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी इसे किसी और डिसीज़ में भी आपको दे सकते हैं। बात करते हैं इसकी डोज़ के बारे में। इसकी नॉर्मल डोज़ 25 mg दिन में एक बार से लेकर 250 mg दिन में एक बार से लेकर 3 बार तक दी जा सकती है। हम एक नॉर्मल डोज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले दिन में 1000 mg देने के बाद नेक्स्ट डे से 500 mg BD या 250 mg BD करके, और दूसरे दिन इसकी मतलब तीसरे दिन इसकी डोज 250 mg BD कर दी जाती है, ठीक है। और बच्चों में इसकी डोज 30 mg पर kg बॉडी वेट से लेकर दिन में एक दिन से लेकर मतलब 10 mg पर kg बॉडी वेट से लेकर 30 mg पर kg बॉडी वेट तक दिन में 2 से 3 बार तक दी जा सकती है। और 5वें दिन इसकी डोज जो है वो 2.5 mg या 5 mg तक कर दी जाती है दिन में 2 बार के लिए, बच्चों के लिए। और बाकी इसकी डोज डॉक्टर आपकी डिसीज़ और इन्फेक्शन के लेवल के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करेंगे। वैसे तो बिना डॉक्टर कंसल्ट के तो आपको इसको यूज़ करनी नहीं है वैसे भी। बात करते हैं ओवरडोज़ के बारे में। इसकी ओवरडोज लेने से पेशेंट का लीवर डैमेज हो सकता है, हार्ट रिदम इरेगुलर हो सकती है, और भी अन्य सीरियस प्रॉब्लम बन सकती हैं। तो अगर किसी ने भी इसकी ओवरडोज ले ली है तो तुरंत अपने पास के डॉक्टर या पास के पॉइजन सेंटर या हॉस्पिटल में जाएँ तुरंत, बिकॉज इट कैन बी टू डेंजरस। बात करते हैं मिस्ड डोज के बारे में। अगर आपसे इसकी कोई डोज मिस हो जाती है तो जैसे ही याद आती है तभी इसकी दूसरी डोज को ले लें आप। और अगर तब तक नेक्स्ट वाली डोज का ही टाइम हो चुका तो बस नेक्स्ट वाली से ही कंटिन्यू लेते रहें। डोज मिस हो जाने पर अगले टाइम में डबल या एक्स्ट्रा डोज बिल्कुल भी ना लें, ठीक है। बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन इसकी कि कैसे काम करती है। एजिथ्रोमाइसिन भी बाकी एंटीबायोटिक की तरह ही प्रोटीन का संश्लेषण में रुकावट करके उसके विकास को रोकती है, यानी कि जिससे बैक्टीरिया जो होता है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। ये बैक्टीरिया के न्यूक्लियस को एक बाइंड कर देता है, मतलब उसको बनने से रोकता है। बैक्टीरिया के विकास के लिए जो आवश्यक प्रक्रिया होती है न्यूक्लियस, जिससे बैक्टीरिया बनते हैं, तो वो उसको रोक देता है। उसके जो उसमें प्रोटीन जा रहा है जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ हो रही है, उसकी ग्रोथ को रोक देता है। तो बैक्टीरिया जब ग्रोथ रुक गई तो बैक्टीरिया मरने लगेगा, और जब बैक्टीरिया मरेंगे तो फिर इन्फेक्शन जो हो रहा है वो ट्रीट होने लगता है। तो इस तरह से ये काम करती है। लगभग सारी एंटीबायोटिक इसी तरह से काम करती हैं, ठीक है। देख लेते हैं इसकी प्रिकॉशंस यानी कि सावधानियाँ। सबसे पहले हम इसकी सावधानियाँ प्रेगनेंसी में देख लेते हैं।
प्रेगनेंसी में इसको दे तो सकते हैं पर डॉक्टर की देखरेख में ही देना सेफ़ होता है। और इसकी डोज पेशेंट के यानी कि ट्राइमेस्टर कौन सा चल रहा है, जो लेडी प्रेग्नेंट है जिसको हम दे रहे हैं, वो सब गायनिकोलॉजिस्ट अपन उस जो है पेशेंट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करेंगे, लेकिन बिना देख रेख में इसको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इसी तरह ब्रेस्ट फीडिंग में अगर हम देख लेते हैं तो क्योंकि ये टैबलेट मिल्क में पास आउट हो जाता है ये साल्ट एजिथ्रोमाइसिन, तो इसलिए इसे लेने से पहले कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप रखें बच्चे को दूध पिलाने में। अगर अभी आपने टैबलेट ली है तो सडनली उसे 1-1.5 घंटे बाद दूध ना पिलाएं, कम से कम 2 से 3 घंटे का आप गैप रखें। एल्कोहल के साथ देख लेते हैं। एल्कोहल के साथ इसके कोई इंट्रैक्शंस होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि मेडिकल रिसर्च में अभी तक कोई ऐसा रिसर्च सामने नहीं आई है, तो बहुत लिमिटेड सेफ्टी डाटा अवेलेबल है बस इसलिए। तो आप एल्कोहल के साथ फिर भी हमारा आपके लिए एडवाइस यही रहेगी कि आप इसे एल्कोहल के साथ लेने से बचें। ड्राइविंग में देख लेते हैं। ड्राइविंग करने से पहले आप इसको ले सकते हैं, करने के बाद भी ले सकते हैं, इससे तो डिजीनेस होगी नहीं। लेकिन जैसे कि आप अगर पेशेंट हैं तो जाहिर है कि आपको डिजीनेस वगैरह हो रखी हो सकती है, तो आप वो देख लें कि डिजीनेस नहीं हो रही, तभी आप ड्राइव करें। और अगर आपको कोई हार्ट रिलेटेड डिसीज़ है या इरेगुलर हार्ट बीट, इरेगुलर रिदम रहती है या हाइपरटेंशन रहता है, तो अपने डॉक्टर को बता दें आप। बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस। यदि आपको एजिथ्रोमाइसिन या मैक्रोलाइड ग्रुप के किसी भी अदर साल्ट से एलर्जी है तो बिल्कुल इसका यूज़ ना करें। इरेगुलर हार्ट रिदम वाले पेशेंट इसका यूज़ करने से बचें। कोलिस्टेटिक जॉइंडिस वाले पेशेंट इसको यूज़ करने से बचें। जान लेते हैं ड्रग इंट्रैक्शंस, यानी कि किसके साथ आप इसको नहीं ले सकते। एजिथ्रोमाइसिन को एंटासिड के कम से कम 1 से 2 घंटे के गैप पर लेना चाहिए। एंटासिड या डाइजिन वगैरह की जो टैबलेट या सस्पेंशन होते हैं इनके साथ। ब्लड थिनर मेडिसिन होती हैं, ब्लड को पतला करने वाली मेडिसिन, जैसे एनोक्सास्पिरिन, फोंडापेरिनॉक्स, हेपरिन, वारफेरिन, इनके साथ एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। ये जो ब्लड क्लॉट को ट्रीट करने वाली टैबलेट होती है, जैसे थ्रम्बिन, बिवालिरुडिन और डेल्टापेरिन, जैसे इन सब मेडिसिन के साथ भी इसका यूज़ नहीं किया जा सकता। और टेरफेनाडाइन के साथ तो इसको बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बहुत सीरियस प्रॉब्लम कर सकती हैं आपके हार्ट में। इसी तरह जीडोव्यूडाइन, नेल्फिनाविर, HIV को ट्रीट करने वाली एक पेशेंट वो टैबलेट होती है, इसके साथ भी इसको यूज़ करने से बचें। रिफाब्यूटिन TB की एक टैबलेट होती है। क्विनिडाइन हार्ट रिदम को ट्रीट करने वाली टैबलेट होती है, इनके साथ भी इसका यूज़ करने से बचें। यदि आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है तो डॉक्टर आपके ब्लड में साइक्लोस्पोरिन के लेवल को चेक कर करके ही इसकी डोज को एडजस्ट करते रहेंगे, अगर उन्हें चलाने की ज़रूरत पड़ती है तब। फूड इंट्रैक्शंस देख लेते हैं। किस फ्रूट के साथ आप इसको नहीं ले सकते। इस टैबलेट को आप ग्रेप्स, जो अंगूर होते हैं, यानी कि अंगूर अगर आपने सडनली खाए हैं अभी, तो उसके बाद इस टैबलेट को ना लें। अगर टैबलेट खाइए तो उसके बाद अंगूर को ना खाएं, ठीक है। आपको इंट्रैक्शंस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लीवर का जो इन दोनों को ब्रेक करने का तरीका होता है वो सेम ही होता है, इसलिए आपको लीवर में भारीपन हो सकता है और भी अदर इंट्रैक्शंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। इससे डिजीनेस, हल्का बहुत आपका स्टोमक अपसेट हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, हेडेज, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख लगनी कम हो सकती है, सेंसेशन ऑफ पिंस एंड नमनेस यानी कि हाथ पैरों में सुई सी जो चुभने की फीलिंग होती है वो हो सकती है, विजुअल इम्पायरमेंट हो सकता है यानी कि धुंधला दिख सकता है आपको, ये लेकिन बहुत रेयर केस में होता है। स्किन रैश, इचिंग वगैरह, जॉइंट पेन, इरेगुलर हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर आपका कम हो सकता है और आपकी पेनक्रियास में इन्फ्लामेशन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं, फैटिग वगैरह। तो कुछ ये इसके नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट हर किसी को नहीं होते, ये बहुत रेयर है कि आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले, ठीक है। चलिए लास्ट इसके जान लेते हैं प्राइस। ये आपको 20 रुपये से लेकर 25-30 रुपये तक में 500 mg की टैबलेट नॉर्मली किसी भी कंपनी की मिल जाएगी, और 250 mg वाली 10 से 12 रुपये या 15 रुपये के बीच में आपको किसी भी कंपनी की मिल जाएगी। और अलग अलग कंपनी सब अपने रेट अलग अलग ही रखती हैं, और एरिया के हिसाब से भी कुछ कई रेट ऊपर नीचे कम बढ़ते भी होते हैं, तो आप अपने एरिया के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन लगभग इन्हीं रेटों में हर कंपनी की मिल जाएगी आपको ईजिली। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में। आई होप सब समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइज़।